हेलो स्टूडेंट। आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है एंटीजन प्रतिजन। पहला चैप्टर था अपना प्रतिरक्षा एंटीबॉडी, और आज अपना चैप्टर स्टार्ट होता है नंबर सेकंड एंटीजन। देखो एंटीजन जो होता है वो क्या होता है। एंटीजन एक ग्रीक वर्ड है, एंटीजन एक ग्रीक शब्द है, ठीक है, और जिसका अर्थ होता है बाह्य कारक। मैंने आपको पहले ही बताया था एंटीजन क्या होते हैं, बाह्य कारक, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कोई भी रोग, या फिर कोई भी बोल सकते हैं इसको हम सूक्ष्म कण, कोई भी जीवाणु। तो एंटीजन जो है वो क्या होता है, एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है कोई भी बाह्य कारक, कोई भी कण, कोई भी सूक्ष्म जीव या जीवाणु। ये सभी मतलब कि एंटीजन जो होते हैं जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। देखो एंटीजन जो है वो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है बाह्य कारक, रोग, सूक्ष्म कण, जीवाणु। ये सभी जब हमारे शरीर में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। एंटीबॉडी जो है उसके निर्माण को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। और जो ये प्रेरित करने वाले ये जो कारक होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, एंटीजन कहलाते हैं। अर्थात यदि हम एक लाइन में इसकी परिभाषा बोलें कि एंटीजन क्या होते हैं, तो वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। वे सभी रासायनिक पदार्थ जो शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं एंटीजन कहलाते हैं। एंटीजन बाह्य कारक, प्रोटीन या फिर शर्करा हो सकती है जिनका अणुभार 8000 डाल्टन या इससे अधिक होता है। एंटीजन प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, शर्करा जो बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट नेचर के भी होते हैं, लिपिड नेचर के भी होते हैं। लेकिन यदि इसका अणुभार 8000 डाल्टन या इससे ज़्यादा है, क्या इससे ज़्यादा है, तो वो एंटीजन है। यदि इसका अणुभार 8000 डाल्टन से कम होता है, 8000 डाल्टन से कम होता है, तो वो एंटीजन नहीं होते हैं। यदि किसी प्रोटीन, कोई भी शर्करा जो होते हैं, इनका मतलब कि अणुभार 8000 डाल्टन या इससे ज़्यादा होता है तो वो एंटीजन होते हैं, और यदि 8000 से कम होता है तो वो एंटीजन नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं एंटीजन के प्रकार की, टाइप्स ऑफ एंटीजन, यानी कि प्रतिजन के प्रकार। प्रतिजन के प्रकार, देखो प्रतिजन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर आता है संपूर्ण प्रतिजन। नंबर 1 पर आता है संपूर्ण प्रतिजन। क्या मतलब होता है इसका, देखो कि वे सभी बाह्य कारक या फिर कोई रसायन जो शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। वे सभी बाह्य कारक जो शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। और एंटीजन व एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी जो है उसकी क्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संपूर्ण एंटीजन कहलाते हैं। मतलब वे सभी बाह्य कारक या रसायन जो शरीर में
एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं और एंटीजन व एंटीबॉडी जो क्रिया होती है उसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं, संपूर्ण प्रतिजन कहलाते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर आता है हेप्टेन। नंबर 2 टाइप आता है हेप्टेन। हेप्टेन क्या होता है? देखो ये जो है ना हेप्टेन वे बाह्य कारक या फिर वे रसायन होते हैं जो स्वयं के दम पर एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं। मतलब कि स्वयं के दम पर क्या नहीं बनाते हैं, एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं। स्वयं के दम पर एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं, लेकिन ये शरीर के जो वृहद अणु होते हैं, शरीर के वृहद जो अणु होते हैं बड़े, उनके साथ में मिलते हैं, उनके साथ मिलकर प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाओं में भाग लेते हैं। हेप्टेन क्या होते हैं? वे बाह्य कारक या रसायन होते हैं जो स्वयं के दम पर एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं, लेकिन शरीर में उपस्थित वृहद अणुओं से के साथ जुड़ते हैं और उनके साथ जुड़कर एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया में भाग लेते हैं, हेप्टेन कहलाते हैं। नंबर 3 प्रोप्रतिजन। प्रोप्रतिजन देखो वही वे बाह्य कारक या रसायन जो ना तो एंटीबॉडी को निर्मित करते हैं और ना ही एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया में भाग लेते हैं। ना तो वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं और एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया में भाग भी नहीं लेते हैं। ये वाले एंटीबॉडी को निर्मित कर रहे थे, एंटीजन एंटीबॉडी में भाग ले रहे थे। इस स्वयं के दम पर एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं, लेकिन बनाते जरूर हैं वृहद अणुओं के साथ में जुड़कर और एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन प्रोप्रतिजन ना तो एंटीबॉडी बनाते हैं और ना ही एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया में भाग लेते हैं। ये कहलाते हैं प्रोप्रतिजन। नंबर 4 गुप्त प्रतिजन। गुप्त प्रतिजन क्या होते हैं? देखो कि ये प्रतिजन शरीर में न तो एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं और न ही प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाओं में भाग लेते हैं। बिल्कुल कॉपी है किसका? प्रोप्रतिजन का, कि ना तो एंटीबॉडी बनाते हैं ना ही एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन ये हमारी त्वचा के नीचे स्थित होते हैं। लेकिन ये हमारी त्वचा जो होती है उसके नीचे स्थित होते हैं, त्वचा के नीचे स्थित होते हैं, बस ये डिफरेंस है। नंबर 5 स्वप्रतिजन। देखो ये शरीर में होते हैं, शरीर में उपस्थित वे अणु जो मतलब कि कार्य करना मतलब कि बंद कर देते हैं, जिनकी कार्यशीलता कम हो जाती है या कार्यशीलता नष्ट हो जाती है। हमारे शरीर का ही कोई ना कोई अणु है जिसकी कार्यशीलता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और कार्यशीलता जैसे ही नष्ट होती है तो वे अणु प्रतिजन की तरह व्यवहार करते हैं और शरीर में क्या बना लेते हैं, एंटीबॉडी बना लेते हैं। समझे कि जब हमारे शरीर में कोई भी अंग जो होता है या कोई भी अणु होता है उसकी जो कार्यशीलता होती है वो नष्ट हो जाती है। कार्यशीलता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, अपने शरीर में एंटीबॉडी निर्मित करने लग जाते हैं। तो उसे बोला जाता है स्वप्रतिजन। तो ये 5 प्रकार के होते हैं प्रतिजन: संपूर्ण प्रतिजन, हेप्टेन, प्रोप्रतिजन, गुप्त प्रतिजन और स्वप्रतिजन। संपूर्ण जो प्रतिजन होते हैं ये एंटीबॉडी
को प्रेरित करते हैं, बनाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी में भाग भी लेते हैं। हेप्टेन क्षम के दम पर एंटीबॉडी नहीं बनाते, लेकिन बनाते जरूर हैं बृहद अणु के साथ जुड़कर, और एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया में भाग लेते हैं। प्रोप्रतिजन ना एंटीजन बनाते, ना एंटीबॉडी बनाते हैं, ना एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया में भाग लेते हैं। गुप्त प्रतिजन ना एंटीबॉडी बनाते हैं, ना एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर में त्वचा के नीचे स्थित होते हैं। स्वप्रतिजन हमारे शरीर का ही कोई अणु जिसकी कार्यशीलता नष्ट हो जाती है, एंटीजन की तरह व्यवहार करता है और शरीर में एंटीबॉडी बनाता है। तो ये 5 प्रकार के थे एंटीजन प्रतिजन के प्रकार। अब एक टॉपिक आता है अणुओं की प्रतिजैनिकता। अणुओं की प्रतिजैनिकता। अणुओं की प्रतिजैनिकता। देखिए क्या होता है, ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, ये पूरा एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी का एंटीजन से जुड़ना अणुओं की प्रतिजैनिकता कहलाता है। एंटीबॉडी का एंटीजन के साथ में जुड़ना, ये पूरी संरचना एंटीजन है और ये पूरी संरचना एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी का एंटीजन के साथ जुड़ना अणुओं की प्रतिजैनिकता कहलाता है। ठीक है, अब इसमें होता है क्या है, देखो सबसे पहले प्रतिजैनिकता की इकाई क्या होती है। प्रतिजैनिकता की इकाई होती क्या है, ये एंटीजन है, एंटीजन पर यानी कि एंटीजन निर्धारक स्थल होता है, उसे बोला जाता है एपिटोप। ये पूरा एंटीजन और इस पूरे एंटीजन के ऊपर एंटीजन निर्धारक स्थल होता है, जिसे कहा जाता है एपिटोप। क्या कहा जाता है, एपिटोप। और ये एपिटोप प्रतिजैनिकता की इकाई है। प्रतिजैनिकता की इकाई, प्रतिजैनिकता की इकाई है एपिटोप। क्या है, एपिटोप। उसके अलावा एक एंटीजन पर, ये पूरा एंटीजन यहाँ से लेके यहाँ तक, एक एंटीजन पर एक से अधिक एपिटोप हो सकते हैं। देखो यहाँ पर 3 है, 1 2 3, और इनका रासायनिक संगठन तीनों का क्या है, अलग अलग है। और प्रत्येक एपिटोप के लिए, प्रत्येक एपिटोप, ये एपिटोप, ये एपिटोप और ये एपिटोप, प्रत्येक एपिटोप के लिए एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी बनती है। और वो एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी एक एंटीजन की क्या होती, बिल्कुल स्पेसिफिक होती है। क्या होती, बिल्कुल स्पेसिफिक होती है। जैसे कि एक विशेष ताले में एक विशेष चाबी लगती है, उसी प्रकार एक विशेष एंटीजन में एक विशेष एंटीबॉडी ही क्या होती है, जुड़ती है, जिसके कारण उसको क्या करती है, वो नष्ट करती है। एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी है, और एंटीबॉडी का वह स्थल जो एंटीजन से जुड़ता है, ये एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी का वो स्थल जो एंटीजन से जुड़ता है, ये वाला, ये कहलाता है पैराटोप। क्या कहलाता है, पैराटोप कहलाता है। एंटीजन पर उपस्थित एंटीजन पर उपस्थित एपिटोप, एंटीबॉडी पर उपस्थित पैराटोप, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। यदि मैं बात करूं एंटीजन की संयोजकता की, एंटीजन जो है इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो एंटीजन की संयोजकता हम ज्ञात कर सकते हैं, जितने एपिटोप होते हैं उतने ही एंटीबॉडी आकर जुड़ेंगे। तो एंटीजन पर उपस्थित एपिटोप की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कौन होगी, एंटीजन पर उपस्थित एपिटोप की संख्या संयोजकता कहलाती है। या फिर एंटीजन की संयोजकता ज्ञात करने के लिए एपिटोप की संख्या को गिना जाता है, या फिर उस एंटीजन की प्रति बनने वाले एंटीबॉडी है उनको गिना जाता है। एपिटोप जो होता है ये, इसकी लंबाई सामान्यतः 20 से 50 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसका अणुभार होता है लगभग 100 से 1000 डाल्टन। 100 से 1000 डाल्टन इसका क्या होता है, अणुभार होता है। उसके बाद
हम बात करते हैं प्रतिजैनिकता जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। देखो नंबर 1 पर आता है रासायनिक प्रकृति। नंबर 1 पर आता है रासायनिक प्रकृति। देखो यदि कोई प्रतिजन, यदि कोई भी एंटीजन प्रोटीन से निर्मित है, यदि कोई भी एंटीजन प्रोटीन से निर्मित है तो उसकी प्रतिजैनिकता उच्च होगी। यदि कोई भी प्रतिजन प्रोटीन से निर्मित है तो उसकी प्रतिजैनिकता उच्च होगी। और यदि कोई भी प्रतिजन कार्बोहाइड्रेट यानी कि या फिर वसा या फिर न्यूक्लिक अम्ल से निर्मित है तो उसकी प्रतिजैनिकता निम्न होगी। नंबर 2 घुलनशीलता। घुलनशीलता क्या होती है? देखो यदि प्रतिजन जो होता है वो यदि दैहिक तरल में यानी कि घुल जाता है, मतलब कि घुलनशील होता है, तो उसकी प्रतिजैनिकता उच्च होगी। प्रतिजैनिकता को प्रभावित करने वाले कारक में नंबर 1 पर रासायनिक प्रकृति, नंबर 2 पर घुलनशीलता। यदि कोई भी मतलब कि एंटीजन दैहिक तरल में घुलनशील है तो उसकी प्रतिजैनिकता उच्च होगी, और यदि अविलेयशील है तो उसकी प्रतिजैनिकता कम होगी। नंबर 3 अणुभार। अणुभार, यदि किसी प्रतिजन का अणुभार ज़्यादा होता है, अणुभार ज़्यादा होता है तो उसकी प्रतिजैनिकता उच्च होगी, और यदि अणुभार कम है तो प्रतिजैनिकता कम होगी। नंबर 4 विभिन्नता। विभिन्नता, यदि कोई प्रतिजन अलग जाति से आया हुआ है, यदि कोई प्रतिजन अलग जाति से आया हुआ है तो उसकी प्रतिजैनिकता उच्च होगी। जैसे पादप के प्रतिजन, पादप के प्रतिजन मानव में उच्च प्रतिजैनिकता प्रदर्शित करते हैं। उच्च प्रतिजैनिकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये प्रभावित करने वाले हो गए 4 कारक। एक तो रासायनिक प्रकृति, एक घुलनशीलता, एक अणुभार और एक विभिन्नता। अब एक छोटा सा टॉपिक है हेप्टेन। हेप्टेन अभी बताया था हेप्टेन के बारे में। तो सबसे पहले हेप्टेन की अवधारणा दी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर। और अभी बताया था हेप्टेन क्या होते हैं। अभी बताया था हेप्टेन कि हेप्टेन जो होते हैं सूक्ष्म अणु होते हैं जो अपने दम पर एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं, लेकिन शरीर में उपस्थित बृहद अणुओं के साथ जुड़ते हैं और एंटीबॉडी बना लेते हैं, और एंटीबॉडी बनाकर प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, वो कहलाते हैं हेप्टेन। जैसे पेनिसिलिन का अणुभार होता है 370 डाल्टन। पेनिसिलिन का अणुभार होता है 370 डाल्टन। ये तो एंटीजन नहीं है क्योंकि इसका अणुभार 8000 डाल्टन से कम है, लेकिन ये शरीर में प्रवेश करता है और सूक्ष्म अणुओं में मतलब कि क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। जैसे ही शरीर के अंदर एंटर करता है सूक्ष्म अणुओं में क्या हो जाता है, विभक्त, एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, और प्रोटीन जैसे बड़े अणुओं के साथ में जुड़ता है। फिर पेनिसिलिन जिसका अणुभार 370 डाल्टन, 8000 डाल्टन से कम है तो प्रतिजन नहीं है, शरीर में आएगा
और शरीर में आकर विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के द्वारा किसमें टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। लेकिन जैसे ही जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो प्रोटीन जैसे वृहदाणुओं के साथ जुड़ता है, प्रोटीन जैसे बड़े अणुओं के साथ जुड़ता है और जुड़कर प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो हेप्टेन क्या हुआ, इसके बारे में किसने बताया, कार्ल लैंडस्टीनर ने। और हेप्टेन जो होते हैं ये बहुत ही छोटे अणु होते हैं जो अपनी खुद के दम पर एंटीबॉडी नहीं बनाते, लेकिन शरीर में उपस्थित बड़े अणुओं के साथ जुड़ते हैं और क्या बना लेते हैं, एंटीबॉडी, और एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया में भाग लेते हैं। इसके अलावा देखो जो पेनिसिलिन जो है इसका अणुभार 370 डाल्टन है, लेकिन अभी आपको बताया गया था कि जिसका अणुभार 8000 डाल्टन से कम होता है वो एंटीजन नहीं होते। लेकिन जैसे ही शरीर में एंटर करता है शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम इसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं और ये छोटे छोटे खंड बड़े बड़े प्रोटीन के साथ में जुड़ते हैं और जुड़कर एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है। हेप्टेन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सरल हेप्टेन और एक होते हैं जटिल। एक होते हैं सरल हेप्टेन, इसको बोला जाता है पॉलीवेलेंट, पॉलीवेलेंट। एक होते हैं जटिल हेप्टेन, जटिल हेप्टेन, इसे बोला जाता है यूनिवेलेंट। तो चैप्टर था नंबर 2 और ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट